हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये सर्वेइंग का में कर्व नाम का एक चैप्टर है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रांजिशन कर्व। तो उसी ट्रांजिशन कर्व की लंबाई कितनी होनी चाहिए उसकी गणना के लिए कुछ मेथड दिए गए हैं, और ये जो कुल मिलाकर के मेथड हैं ये 4 मेथड हैं। ट्रांजिशन कर्व जो है ज्ञात करने के 4 फार्मूले हैं या 4 मेथड हैं जिनके द्वारा हम ट्रांजिशन कर्व की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो पहला मेथड है आर्बिट्रेरी ग्रेडियंट मेथड, स्वैच्छिक ढाल विधि जिसको कहते हैं। इसमें स्वैच्छिक ढाल विधि का मतलब यह है कि यहां पर हम लंबाई की दिशा में जो ढाल दिया जाता है सड़क का, किसमें, सुपर एलिवेशन में। यानी आप एक चीज देखें कि अब कोई भी मार्ग बनाएंगे, ट्रांजिशन कर्व की लंबाई L है। आप इसको अलग से भी फिगर के द्वारा भी देख सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा ट्रांजिशन कर्व है, यहाँ से स्टेट से शुरू हुआ यहाँ पर, तो यहाँ चूंकि R रेडियस हो गई, इसके सिरे पर H सुपर एलिवेशन देना है। यहाँ पर सुपर एलिवेशन 0 रहेगा। वक्र की लंबाई कैपिटल L है, तो वक्र की लंबाई L है, यानी L लंबाई में हमको कितनी ऊंचाई प्रदान करनी है, H प्रदान करनी है। तो ढाल कितना हो गया, H/L हो गया। H कितनी लंबाई में, L, तो ये रेशियो हुआ ढाल का। तो ये ढाल जो है हमारा H/L यहाँ से यहाँ तक, इसके केवल हम बाहरी किनारे पर, यहाँ पर आपको क्या एज्यूम करना है कि ये सड़क अगर है, इसके इनर कोर पर, तो जितना लेवल यहाँ पर है उतना ही लेवल यहाँ पर होगा। ये 0 लेवल है तो ये भी 0 लेवल होगा, लेकिन यहाँ पर H ऊंचाई हो जाएगी, ढाल यहाँ पर H ऊंचाई पर हो जाएगा और यहाँ पर प्लेन रहेगा, जितना ये है उसी वही तल ये। तो अब देखो यहाँ से यहाँ भी उठान है ऊपर की ओर। अगर यहाँ का हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, तब जानते हैं कैसे क्रॉस सेक्शन बनेगा। तब क्रॉस सेक्शन बनेगा इस तरह से, ये रोड का लेवल ये H हो गया और ये हमारी सड़क की चौड़ाई B हो गई। मान लो B चौड़ाई ये है सड़क की, तो B ये भुजा हो गई और ये H हो गया। अगर हम इस कोर पर इसका व्यू बनाते हैं तो ये इसकी कोर पर व्यू इस तरह से आएगा, ये H हो गया ऊंचाई, और ये वक्र की टोटल लंबाई L हो गई। तो यहां से यहां तक का ढाल इस तरह से आ जाएगा। तो ये H/L इस ढाल यानी ये लंबाई की दिशा में जो सड़क के बाहरी किनारे पर ढाल है, सड़क की लंबाई की दिशा में जो बाहरी किनारे पर ढाल है वो हमारा H/L होगा। ये क्रॉस सेक्शन में ढाल है जो कि H/B से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये सड़क का ढाल थीटा कहलाता है। तो यहाँ पर ये दोनों ढाल में फर्क है। यहाँ पर जो हम उल्लेख कर रहे हैं कि जो आर्बिट्रेरी ग्रेडियंट मेथड जो लिया गया है, स्वैच्छिक ढाल, तो ये सड़क के बाहरी किनारे का जो ढाल है उसको स्वेच्छा से चुन लिया जाता है। वो 1 in n, यानी n दूरी में 1 का उठान, ये हमने सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी स्वेच्छा से, जिसमें n का मान 300 से लेकर के 1200 के बीच में रखा जाता है। यानी जो ये ढाल चुना जाता है वो 1:300 से लेकर के 1:1200 तक का रखा जाता है। तो ये इसकी लिमिट है, इसी के बीच में हम इसका n का मान चुनते हैं। मान लीजिए हमने कोई सा ये अनुपात n चुन लिया, तो ये 1 और n यानी 1 in n है, तो 1/n ये हुआ, और ये बराबर H/L के बराबर होगा। तो यहां से जब ये H/L हो गया तो यहां इसी फार्मूले से H बराबर हम L बराबर लिख लेते हैं। L को इधर ले आइए, N को इस साइड में लाइए, तो L बराबर N × H हो गया। अब यहां पर देखिए H का मान आप पीछे ड्राइव कर चुके हैं, B × V²/GR। ये सुपर एलिवेशन H जिसमें है, इसकी वैल्यू आपको मालूम है, B × V²/GR। ये है रोड के लिए, रोडवेज के लिए, और इसमें B के स्थान पर कैपिटल G रख लेंगे, तो N × कैपिटल V²/GR, ये फॉर रेलवेज के लिए हो गया। तो ये दोनों के लिए ये फार्मूले हमारे ड्राइव हो जाते हैं।
तो जो हमारा ये आर्बिट्रेरी ग्रेडियंट मेथड है, इसके द्वारा हम जब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की गणना करेंगे तब हम इन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। रोडवेज के लिए ये फार्मूला हो जाएगा L बराबर यानी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बराबर n इंटू बी वी स्क्वायर अपॉन जी आर, और इसके लिए हो जाएगा L बराबर n इंटू जी वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो इस तरीके से ये हमारे दो फार्मूले हैं, एक रोडवेज के लिए एक रेलवे के लिए, बाई आर्बिट्रेरी ग्रेडियंट मेथड। अब इसके बाद दूसरा मेथड देखें, टाइम रेट मेथड। इसको कहते हैं टाइम रेट मेथड, यानी इसको समय दर विधि हिंदी में कह सकते हैं। तो समय दर विधि या टाइम रेट मेथड। अब इसमें टाइम रेट मेथड से मतलब क्या है? एट द रेट ऑफ आर मीटर सुपर एलिवेशन पर सेकंड ऑफ जर्नी। इसमें आप ऐसे समझें इसको कंसेप्ट को, जैसे हम कोई वाहन इधर से आ रहा है और जैसे ही वो इस पॉइंट पर आया, यहां से रन करता हुआ आगे को जाएगा। यहां पर उसका लेवल 0 है, जितना अंदर है उतना ही लेवल है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये ऊंचा उठता जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है उठान जो है ये हमारा सुपर एलिवेशन कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे उठता जा रहा है। तो इसका मतलब ये किस दर से उठ रहा है? इसको इस तरह से अगर हम कहें कि 1 सेकंड में कितना ऊंचा उठ गया ये सुपर एलिवेशन, तो 1 सेकंड में कितना उठ गया, उसी को टाइम रेट जो है मेथड बोलते हैं। यही रेट हम मान लेते हैं कि मान लिया हमने कि 1 सेकंड की जर्नी में, यानी 1 सेकंड में यात्रा के 1 सेकंड में हम कितने मीटर ऊंचा उठ गए, उसको हम स्मॉल आर से यहां वैल्यू दे देते हैं। ये टाइम रेट मेथड में एट द रेट ऑफ आर मीटर, यानी 1 मीटर का सुपर एलिवेशन, आर मीटर का सुपर एलिवेशन 1 सेकंड की जर्नी में दिया जाएगा। इसी को टाइम रेट कहते हैं और इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसी के हिसाब से जरा देखिए, टाइम स्पेंट इन गिविंग टोटल एलिवेशन, यानी टोटल एलिवेशन जो h देने में कुल कितना समय खर्च होगा। r एलिवेशन देने में 1 सेकंड का समय खर्च होता है, तो h एलिवेशन देने में कितना समय खर्च होगा? h बटे r हो जाएगा ये, और सेकंड में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा t बराबर, यानी इतना समय लगेगा हमको, t बराबर h अपॉन r सेकेंड। तो इस तरह से ये हमारा टोटल टाइम पता चल गया कि जर्नी स्टार्ट करने से ट्रांजिशन कर्व के प्रारंभिक बिंदु और ट्रांजिशन कर्व के अंतिम बिंदु तक पहुंचने में हमको कुल इतना समय खर्च होगा। इसके बाद दूसरी तरफ देखें कि हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड, इसी टी सेकेंड में जो चली गई दूरी है वो हम सिंपल फार्मूले से निकालते हैं। चली गई दूरी बराबर वेग गुणे समय, तो वेलोसिटी हमारी हो गई v और इंटू टी, तो v इंटू टी ये l होता है चली गई दूरी, और चली गई दूरी क्या है? कर्व की लंबाई के बराबर है। तो अब इसमें t का यहां से उठा के मान रख लीजिए h अपॉन आर, तो v h अपॉन आर हो गया, ये l का मान हो गया। अब इस फार्मूले में जो h है केवल इसकी वैल्यू वही उठा के रख दीजिए जो पीछे रखी है आपने, l बराबर v अपॉन आर, तो यह लिखेंगे ही, और स्मॉल h के स्थान पर वी स्क्वायर अपॉन जी आर लिख लेंगे। ये पीछे मालूम है आपको, निकाल ही चुके हैं कि स्मॉल h का मान, तो वी स्क्वायर अपॉन जी आर, अथवा ये तो रोडवेज के लिए हो गया। अच्छा हाँ, इसी फार्मूले को हम L बराबर वी क्यूब, अब ये v और v स्क्वायर मिला करके ये v क्यूब बन गया, r को इन्होंने बाद में भी लिख लिया, तो ये हो गया वी क्यूब बटे g इंटू आर इंटू स्मॉल आर। तो इस तरह से ये फार्मूला फाइनली हमारा प्राप्त हो गया। तो ये रोड के लिए हो गया, और यही अगर हम रेलवे के लिए लगाएंगे तो यहाँ कैपिटल बी की जगह पर कैपिटल जी हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। तो ये फार्मूला हमारा टाइम रेट मेथड का फार्मूला कहलाता है। अब जरा दोनों मेथड को कंपेयर भी कर लें एक साथ। आर्बिट्रेरी जो मेथड है उसमें n 1 इंटू n हम मानते थे, इसमें r मानते हैं, तो दोनों के पदों में अलग अलग व्यंजक प्राप्त होते हैं। ये n इंटू बी स्क्वायर अपॉन जी आर है, और ये इसमें है हमारा बी क्यूब बटे जी आर इंटू आर। तो ये फार्मूला इस दूसरे मेथड से प्राप्त हो गया। तो ये 2 मेथड हैं, दोनों मेथड से अलग अलग फार्मूले हमको प्राप्त हो गए हैं। अब आइए तीसरा मेथड देखते हैं।
तीसरे मेथड में है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एसिलेशन मेथड। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एसिलेशन मेथड यानी त्रिज्य त्वरण परिवर्तन दर विधि। त्रिज्य त्वरण यानी रेडियल एसिलेशन को कहेंगे त्रिज्य त्वरण परिवर्तन दर विधि। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एसिलेशन मेथड ये हुआ। इसके बारे में एक सर्वेयर थे मिस्टर एल शॉर्ट, इनका नाम है मिस्टर एल शॉर्ट। इन्होंने अपना जो वर्क किया और वर्क के बाद अपना रिजल्ट ये दिया कि कंफर्टेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एसिलेशन ऑफ 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। यानी जो इन्होंने ये कहा कि जो त्रिज्य त्वरण परिवर्तन की दर है इसकी जो सुविधाजनक वैल्यू है वो इतनी होती है। यानी सुविधाजनक वैल्यू का मतलब है कि इसके त्वरण में परिवर्तन इस दर से हो कि यात्री को असुविधा न हो। यात्री को किस त्रिज्य त्वरण पर सबसे ज्यादा सुविधा होगी वो है हमारा 0.30 की वैल्यू। तो ये रेडियल एसिलेशन है। यहां देखिए ये इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये तो हमारी एसिलेशन की यूनिट होती है और जो एसिलेशन के परिवर्तन की दर है उसके लिए बटे सेकंड और आ गया यानी अपॉन सेकंड। तो ये पर सेकंड फिर से और जोड़ा गया क्योंकि त्रिज्य त्वरण के परिवर्तन की दर है तो त्वरण की यूनिट ऊपर रहेगी और परिवर्तन की दर के लिए प्रति सेकंड नीचे रहेगा। इसीलिए इसको अलग अलग लिखा गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड। तो ये 0.30 ये वैल्यू होती है और इसको अल्फा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रेडियल एसिलेशन को। चेंज ऑफ रेडियल एसिलेशन यानी ये वैल्यू अल्फा से रिप्रेजेंट की जाती है। तो यही हमारा वो है सबसे कंफर्टेबल। इसी का यूज करते हुए हम जो फार्मूला टाइप करते हैं वो हमारा इस मेथड से एक नया व्यंजक मिलेगा। देखिए टाइम टेकन इन क्रॉसिंग ट्रांजिशन कर्व, इसमें भी वही काम किया गया है कि ट्रांजिशन कर्व को पार करने में कुल कितना समय लगा उस समय को हम निकालते हैं। तो टी बराबर सिंपली एल अपॉन बी, दूरी बटे वेग, उससे निकाल दिया। अभी पीछे लिखा था कि चलेगी दूरी बराबर वेग गुणे समय, अभी हमने समय बराबर लिख लिया दूरी बटे वेग। तो ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हो गया बटे वेलोसिटी हो गई। तो ये तो टी का वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद है रेडियल एसिलेशन प्रोड्यूस्ड इन टी टाइम। अब टी समय में कुल रेडियल एसिलेशन कितना उत्पन्न हुआ, पहले इसका मतलब समझें। एक सेकंड में कितना रेडियल एसिलेशन जनरेट होता है, 0.3 का पर सेकंड है ना। एक सेकंड में 0.3 का रेडियल एसिलेशन उत्पन्न होता है। इसी को हम अगर हम वैल्यू कोई दे दें अल्फा तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एक सेकंड में रेडियल एसिलेशन कितना उत्पन्न होता है, अल्फा। तो टी सेकंड में कितना उत्पन्न होगा, अल्फा इंटू टी। बस इसको इसी कंसेप्ट के आधार पर डायरेक्ट अल्फा टी लिख लिया कि एक सेकंड में अल्फा का रेडियल एसिलेशन उत्पन्न होता है तो टी सेकंड में कुल कितना रेडियल एसिलेशन उत्पन्न होगा। तो अल्फा इंटू टी हो जाएगा। और ये चूंकि टोटल एसिलेशन है इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। अब ये रेडियल एसिलेशन है। आपको पता है कि रेडियल एसिलेशन जो होता है त्रिज्य त्वरण, इसका फार्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि एसिलेशन, अब केंद्रीय बल का फार्मूला आपको याद है mv स्क्वायर अपॉन आर होता है, उसमें मास हटा दो तो त्वरण ही तो बचता है। तो v स्क्वायर अपॉन आर ये हमारा रेडियल एसिलेशन की वैल्यू है। ये हम फिजिक्स से पहले से ही जानते हैं। तो v स्क्वायर अपॉन जी आर इस पद की जगह पर लिख लिया बराबर अल्फा इंटू टी। अल्फा इंटू टी, टी की वैल्यू हमने ऊपर से उठा के रख दी, एल अपॉन वी। ये एल अपॉन वी हो गया यहाँ पर। अब बस इस फार्मूले में से हमने एल की वैल्यू लिख ली, बाकी को सब ले गए। ये वी इधर जाएगा तो वी क्यूब हो जाएगा और ये अल्फा नीचे आएगा तो अल्फा आर हो गया। तो वी क्यूब बटे अल्फा आर हो गया, एल बराबर। बस इसी फार्मूले में हमने अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी क्योंकि इसकी जो कंफर्टेबल वैल्यू है वो 0.3 ही है। तो एल बराबर वी क्यूब अपॉन 0.30 आर। यही हमारा इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड कि जो लेंथ ऑफ कर्व है वी क्यूब, जो निर्धारित वेग दिया गया है वक्र पर, वो बटे 0.30 आर। इस फार्मूले के द्वारा ट्रांजिशन कर्व की लंबाई हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये तीसरे फार्मूला हो गया या तीसरा मेथड हो गया जिसके द्वारा हम इसका मान ज्ञात करते हैं। और इसके बाद एक लास्ट है चौथा, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो मेथड कहलाता है। ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो अपकेंद्री अनुपात विधि। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो
है क्या चीज़। अब सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की डेफिनेशन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी दोबारा समझ लें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेट का जो अनुपात होता है P/W, इसी को हम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कहते हैं। हमको ये फार्मूला पहले से मालूम है, P/W बराबर V² होता है। रोड के लिए इसकी वैल्यू 1/4 होती है, तो हम लिख सकते हैं। और जब इसको हमने 1/4 लिख लिया तो देखिए V² बराबर कितना हो गया, 1/4। तो ये GR को ऊपर लाइए तो GR/4 हो गया, और V² बराबर हुआ तो V बराबर कितना लिख सकते हैं, √GR/4। ठीक इसी तरीके से रेलवेज के लिए हम इसी फार्मूले को लिख सकते हैं। उसमें क्या होगा, 1/4 के स्थान पर 1/8 आएगा, तो यहाँ जहाँ 4 लिखा है वहाँ 8 लिखते हैं, तो ये रेलवेज के लिए फार्मूला बन जाएगा। तो ये रोडवेज के लिए वेलोसिटी हो गई, ये रेलवेज के लिए वेलोसिटी हो गई। तो ये वेलोसिटी हमने यहाँ से ज्ञात कर ली सेंट्रीफ्यूगल रेशियो मेथड से। और इसके बाद हम जो तीसरे मेथड में हमने फार्मूला ड्राइव किया है वो देखें, L बराबर V³/0.3R, इसी को लिख लेते हैं। इस फार्मूले को लिख करके इसमें जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो ये वाली रख देते हैं। बस यहाँ चौथे मेथड में इतना अंतर है कि हम फार्मूला तो तीसरे मेथड का ही यूज करते हैं लंबाई ज्ञात करने के लिए, लेकिन उसी फार्मूले में जो वेलोसिटी होती है उसका मान ये चौथे फार्मूले से जो वेलोसिटी ज्ञात हुई है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये √GR/4 हम रख देंगे वेलोसिटी के स्थान पर। तो इसमें V³ है, V³ की जगह रखेंगे जब हम GR/4 इसकी पावर, तो ये क्यूब है और उसमें अंडर रूट है, तो ये पावर 3/2 हो जाएगी। ये पावर 3/2 हो गई, नीचे 0.30R है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ R में तो केवल √R बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, √R, और बाकी संख्याएं सब सॉल्व होकर के 12.80 आ जाएंगी। तो इस तरह से ये रोडवेज के लिए हमारी ये वैल्यू है। और हम रेलवेज के लिए जब इसी पद की गणना करेंगे तो उसमें क्या था, √GR/8 था, यहाँ पर 4 के स्थान पर 8 है। और फिर जब हम इस पद को सॉल्व करेंगे तो इसमें 4.52 √R प्राप्त होता है हमें। इस तरह से ये हमारा रेलवेज के लिए फार्मूला हो गया और ये हमारा रोडवेज के लिए फार्मूला हो गया। तो ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो मेथड के द्वारा ये 2 सूत्र हैं जिनके द्वारा हम ट्रांजिशन कर्व की लंबाई की गणना करते हैं। तो इस तरह से ये 4 मेथड हैं। चारों मेथड में हमको अलग अलग चारों प्रकार के फार्मूले प्राप्त हुए हैं। जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, जैसा पूछा गया हो, उसके अनुसार ही हम फार्मूले का प्रयोग करते हुए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की गणना करते हैं। जो डाटा दिए गए हों उसी के अकॉर्डिंग हम कौन सा फार्मूला यूज करना है ये हम पहले तय करते हैं, और उसके बाद ही फिर हम फार्मूले का प्रयोग करते हुए ट्रांजिशन कर्व की लंबाई की गणना कर लेते हैं। तो ये ट्रांजिशन कर्व की जो लंबाई है उसको ज्ञात करने के ये कंप्लीट फार्मूले हो गए। तो आज का टॉपिक ये हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व वाला यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।